दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस दौर में भारत के सामने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम परिस्थितियों को लेकर कई सवाल हैं और शायद सबसे मुश्किल वक्त में भारत गुजर रहा है, उस देश के सामने कॉरपोरेट को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, छात्रों को लेकर, नौकरशाही को लेकर, संवैधानिक संस्थानों को लेकर हर तरीके से इतने सवाल हैं कि उन सवालों का जवाब शायद राजनीतिक सत्ता दे नहीं पा रही है और इस देश की राजनीतिक विपक्षी पार्टियां इस दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने होने का एहसास कराने भर के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे दौर में भारत के भीतर में सिर्फ एक आंदोलन चल रहा है और वो है किसान आंदोलन। और किसानी का मतलब भारत में बहुसंख्य तबके का जुड़ना है। किसान का मतलब भारत के भीतर में सबसे ज्यादा लोगों की 2 जून की रोटी की व्यवस्था कराने और शायद नौकरी या कहें किसानी से जुड़कर जिंदगी जीने की स्थितियां होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान आंदोलन सिमटा हुआ है। इन सब के बावजूद भी संसद से 2 किलोमीटर दूर सड़क पर किसान संसद लगती है और उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुने जाते हैं और वो अपने तरीके से संसद की तर्ज पर 3 काले कानूनों को खारिज भी करते हैं। इन परिस्थितियों के अक्स तले क्या वाकई भारत में किसान आंदोलन, जो सबसे लंबी उम्र तक का आंदोलन समूची दुनिया में हो चुका है, वो आंदोलन कहीं भटक तो नहीं गया? या इस देश के भीतर में किसानों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है? या फिर इस दौर में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, खासतौर से 2014 के बाद, इन परिस्थितियों का ज्ञान इस देश के किसानों को नहीं है? या फिर राजनीतिक दलों को तो इस दौर में सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक राजनीति से आगे निकलने की सोच विकसित हो नहीं पाई है? तो क्या किसान भी कहीं भटक गया है? हमें लगता है कि आज एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा की जाए जिसमें किसानों का आंदोलन इस देश में न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है, वो सक्षम है, लेकिन उसका रास्ता उस राजनीतिक सत्ता से टकराने का हो चला है जिस राजनीतिक सत्ता से टकराने के लिए वह राजनीति के प्यादे के तौर पर संसद भी लगाकर सड़क पर बैठता है और दिल्ली के चारों तरफ जो उसके बॉर्डर एरिया है वहां पर बैठकर आंदोलन को भी लगातार बीतते वक्त के साथ परिस्थितियों को जी रहा है। जबकि संसद के भीतर सरकार जवाब देती है इस आंदोलन में कितने किसानों की मौत हो गई वो नहीं जानती है। इस संसद के भीतर वो बार बार दोहराती है हम जो कानून लेकर आए हैं वह किसानों के रिफॉर्म के लिए है, इस देश के एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाती है, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ किसान कोई सवाल नहीं करता है। जिस रिफॉर्म का जिक्र सरकार करती है उस रिफॉर्म पर व्हाइट पेपर की मांग इस देश की पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है। तो किसानों का आंदोलन जिस तर्ज पर इस देश के भीतर में होना चाहिए, और क्या एक लाइन में कहें कि अगर किसान सिर्फ इस देश के किसानों को ही जागृत कर दे राजनीतिक तौर पर, तो जिस संसद को संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पे किसान संसद के नाम से यह देश देख रहा है, जान रहा है, उसके ठीक उलट 2 किलोमीटर की दूरी पर जो संसद लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर बनी है, उस संसद के भीतर किसानों की संख्या कहीं ज्यादा हो नहीं सकती है क्या? और इस देश की विधानसभाओं में भी क्या अपनी सत्ता को किसान पा नहीं सकता है क्या? हमें लगता है कि आज वाकई उन तथ्यों को समझने की जरूरत है। किसान आंदोलन जिस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किसान आंदोलन की जो अंदरूनी ताकत इस देश के भीतर में है, दोनों 2 रास्ते पर खड़ी है। क्योंकि सिर्फ किसानों को जगाने भर से किसान आंदोलन इस देश की सियासत को साध सकता है। पंचायतों के जरिए, ध्यान दीजिए, किसान आंदोलन ने अपने विस्तार की शुरुआत की थी। उस विस्तार के साथ इस बात का एहसास था कि क्या वाकई जिला स्तर पर और गांव के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर किसान जागृत हो जाएगा? किसानों को सिर्फ किसानों को जगाना है, क्योंकि संख्या के लिहाज से अगर समझना शुरू कीजिएगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस देश के भीतर में उतने वोट नहीं मिलते हैं जितने बड़ी तादाद में किसानों की संख्या इस देश में है। शुरुआत में ही हम राजनीतिक लकीर पकड़ते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप इस बात को समझे, मसलन 2 राज्य को अगर आप ले लीजिए, दोनों राज्यों में चुनाव फरवरी में होने हैं।
उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव। उत्तर प्रदेश के भीतर में जो किसानों की संख्या है और जिन किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है, उनकी तादाद 2,80,44,861 है। 2017 में बीजेपी को वोट मिले थे, जहां वो 312 सीट जीत पाई थी, उसकी संख्या थी 3,44,00,000। लेकिन किसान सम्मान निधि के मातहत जो किसानों के नाम दर्ज हैं, अगर उसके पूरे परिवार में हम तीन सदस्य माने और यह मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 2,80,00,000 किसानों के नाम जो जुड़े हुए हैं, 2,000 रुपए हर 3 महीने पर जो सरकार देती है, अगर उस परिवार में 3 सदस्य वोटर हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो तकरीबन 8.5 करोड़ किसान वोटर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। किसानों को कोई संसद लगाने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में बॉर्डर पर बैठने की जरूरत नहीं है, उसको उस उत्तर प्रदेश और पंजाब को साधने की जरूरत है जहां सिर्फ किसानों से संवाद बनाना है। 8.5 करोड़ किसान वोटर अगर उत्तर प्रदेश के भीतर है और वह सिर्फ किसान द्वारा खड़े गए उम्मीदवारों को ही वोट डालता है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि 2017 के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी ने जो 312 सीटें जीती थी, उसको 3,44,00,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर जो समाजवादी पार्टी रही थी, उसको तकरीबन 1,89,000 वोट मिले थे। दूसरी तरफ बीएसपी को 1,89,00,000 समाजवादी पार्टी को और 1,92,00,000 बीएसपी को वोट मिले थे। कांग्रेस को 54 लाख वोट मिले थे। आरएलडी जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहती है कि हम किसानों के साथ अगर मिल गए और किसान हमारे समर्थन में खड़ा हो गया और यह पूरा का पूरा अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिल गया, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। हमें लगता है कि किसानों को अब समझना होगा कि जो इस देश में सत्ता के लिए राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने कभी किसानों का हित नहीं साधा है और पहली बार इस देश के भीतर में किसानों के सामने एक चुनौती भी है और शायद एक मौका भी है। क्या वह उत्तर प्रदेश के किसानों को सिर्फ जागृत कर सकते हैं? कुछ ना करें। सरकार द्वारा जारी की गई लिस्ट जो 2,80,44,000 किसानों को किसान सम्मान निधि में गांव दर गांव जोड़े हुए, उनसे संपर्क करें। उनके परिवार के मैक्सिमम 3 सदस्य तो होंगे ही वोटर, उस लिहाज से 8.5 करोड़ वोटर उनके दायरे में होंगे। उनसे सीधा संवाद करें और वह वोट अगर किसानों द्वारा खड़ी की गई पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो बताइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसकी जीत होगी? और एक सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में 2017 में भी तकरीबन 5.5 करोड़ वोटरों ने वोट नहीं डाले थे, सिर्फ 8.5 करोड़ वोटरों ने वोट डाले थे। तो एक बड़ी उम्मीद है, इसका मतलब है हाशिए पर पड़ा हुआ तबका वोट नहीं डाल रहा था। और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादातर किसान है, तो किसानों को जागृत करने के अलावे किसानों को करने की और जरूरत क्या है? उसे क्यों पश्चिम बंगाल में जाकर बैठना है? उसे क्यों पंजाब में जाकर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में किसी के पास साथ खड़े होना है? या उसे क्यों देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में जाना है? क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति को देखें, हमको लगता है दूसरा राज्य पंजाब का आता है। पंजाब के भीतर में जो रजिस्टर्ड किसान के तौर पर जिनको किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, उनकी संख्या है 23,75,000। अब आप सोचिए कि 23,75,000 में अगर 3 को गुना कर दीजिएगा, हर परिवार में 3 सदस्य वोटर है, तो यह हो जाते हैं 72 लाख। यानी 72 लाख किसानों के वोट अगर सिर्फ किसानों की पॉलिटिकल पार्टी या किसानों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को ही मिलते हैं, तो फिर कौन जीतेगा? क्योंकि पंजाब के भीतर में 2017 को अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस सत्ता में आई, जिसने 77 सीट हासिल की, लेकिन उसको वोट कितने मिले? उसको वोट मिले थे लगभग 59,45,000 और किसानों की संख्या वोटर के तौर पर 72 लाख। आम आदमी पार्टी को मिले थे 36 लाख वोट, अकाली दल को मिले थे 38 लाख वोट, बीजेपी को मिले थे 8 लाख वोट। इस तुलना में देखिए किसानों की संख्या कितनी ज्यादा है, तो वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों खड़ी होगी? और जैसे ही हम इस बात का जिक्र करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना खड़ी होकर अपने आप के राजनीतिकरण की सोच को डाले, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आप एक एक पन्नों को जब पलटेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी इस दौर में सत्ता में रही है। आपके जहन में यह सवाल आना